नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। सरकार आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के विस्तार करते हुए अब देश भर में 70 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के सभी नागरिकों को 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज की उन्होंने घोषणा की। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंत्रिमंडल के फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि सरकार के इस फैसले से 6 करोड़ वरिष्ठ नागरिकों वाले लगभग 4.5 करोड़ परिवारों को लाभ होगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाइड्रो पावर इंफ्रा के लिए 12,461 करोड़ की मंजूरी दी है। वहीं 10,900 करोड़ लागत की ई ड्राइव योजना को भी मंजूरी मिली है, जिसके तहत 88,500 जगहों पर चार्जिंग इंफ्रा के निर्माण में मदद मिलेगी। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 70,125 करोड़ की मंजूरी दी है। योजना के तहत 62,500 किलोमीटर नई सड़कें बनाई जाएंगी। 2029 तक इस कार्यक्रम को पूरा किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रेटर नोएडा में सेमिकॉन इंडिया 2024 सम्मेलन का शुभारंभ किया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मेरा सपना है कि दुनिया के हर डिवाइस में भारत की चिप हो। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत में निवेश करने का सही समय है। देश की आकांक्षा और डिजिटल बनता पब्लिक इंफ्रा एक बड़ा इकोसिस्टम तैयार कर रहा है, जिसे हर कदम पर सरकार सहयोग कर रही है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत में रिफॉर्मिस्ट सरकार ग्रोइंग मैन्युफैक्चरिंग बेस और एस्पिरेशनल मार्केट की 3D पावर है। साथ ही स्टेबल सरकार एक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए हर कदम उठा रही है। प्रधानमंत्री ने बताया कि एक छोटी सी चिप ने भारत में लास्ट माइल डिलीवरी सुनिश्चित की है। उन्होंने कहा कि सप्लाई चेन के लिहाज से भारत एक अहम देश है, जहां पर लोकतांत्रिक मूल्य हैं और तकनीक को इस्तेमाल करने के मानवीय पहलू भी हैं। सेमिकॉन इंडिया 2024 इवेंट में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत सेमीकंडक्टर के क्षेत्र का हब बनने की ओर अग्रसर है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि साथ ही उन्होंने कहा कि 5 सेमीकंडक्टर की यूनिट को मंजूरी दी जा चुकी है, जिसमें 2 यूनिट का निर्माण कार्य रिकॉर्ड समय में पूरा हुआ है, जबकि 3 यूनिट का काम जल्द ही शुरू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश सेमीकंडक्टर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि देश बहुत जल्द इसमें एक नया मुकाम हासिल करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्रीन हाइड्रोजन के दूसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित किया। इसका आयोजन नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि जलवायु परिवर्तन के खिलाफ एक्शन करने का वक्त है। पीएम मोदी ने कहा कि क्लीन और ग्रीन प्लेनेट के लिए ग्रीन एनर्जी जैसे विकल्पों पर काम करना होगा और भारत पहला देश है जो कि पेरिस सम्मेलन के लक्ष्यों की ओर तेजी से बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में ग्रीन हाइड्रोजन बड़ा मददगार होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के आवास पर गणपति पूजन में शामिल हुए। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बुधवार को भारतीय निर्यातकों, एमएसएमई और उद्यमियों की मदद के लिए ट्रेड कनेक्ट ई प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। भारतीय निर्यातकों, एमएसएमई और उद्यमियों के लिए मदद के लिए ये कारगर होगी। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि विदेश में जाकर राहुल गांधी सिर्फ और सिर्फ अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं, जिसका जवाब जनता की अदालत में उन्हें देना पड़ेगा। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने राहुल गांधी के टेक्सास में दिए गए बयान की घोर निंदा की है। उनका कहना है कि राहुल गांधी विदेशों में जाकर सरकार की आलोचना करने की बजाय भारत के हितों को ध्वस्त करते हैं। भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने राहुल गांधी के बयान पर निशाना साधा। उन्होंने इस मुद्दे को गंभीर और विचार करने योग्य बताया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी पहले नेता प्रतिपक्ष हैं जिन्होंने घोषित भारत विरोधी सांसद के साथ मुलाकात की। सुधांशु त्रिवेदी ने 11 सितंबर 1893 का दिन याद किया, जिसमें स्वामी विवेकानंद के शिकागो में अविस्मरणीय वक्तव्य की सराहना की। वहीं राहुल गांधी द्वारा भारत की संस्कृति को लांछित करने पर निंदा की।
प्रतिबंधित आतंकी संगठन द्वारा राहुल गांधी के बयान का समर्थन किए जाने पर भाजपा ने निशाना साधा है। भाजपा नेता अमित मालवीय ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस और राहुल गांधी वास्तव में भारत के खिलाफ हैं। वे भारत के सामाजिक ताने बाने को नष्ट करने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राहुल गांधी के बयान की आलोचना की। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि विदेश यात्रा पर राहुल गांधी भारत के प्रति घृणा का भाव रखने वाले भारत विरोधी लोगों और संगठनों के इशारों पर कभी देश की एकता अखंडता पर चोट कर रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राहुल गांधी की बयानबाजी की आलोचना की है। राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि राहुल अपने विदेश दौरे के दौरान जिस तरह की भ्रामक, निराधार और तथ्यहीन बातें कर रहे हैं वे बेहद शर्मनाक और भारत की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाली है। भारतीय जनता पार्टी के नेता दिनेश शर्मा ने आरक्षण वाले बयान को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी को घेरा। उन्होंने आरक्षण को लेकर कांग्रेस पर दोहरा चरित्र अपनाने का आरोप लगाया। राहुल गांधी के सिखों को लेकर दिए गए बयान पर विवाद पर दिल्ली भाजपा के सिख प्रकोष्ठ के राहुल गांधी के खिलाफ वहां पर प्रदर्शन किया और प्रदर्शनकारी दिल्ली में राहुल के आवास के बाहर जमा हुए और जोरदार नारेबाजी की। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के किसानों की सोयाबीन की फसल को एमएसपी पर खरीदी की अनुमति दे दी है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि किसानों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, सोयाबीन को एमएसपी पर खरीदा जाएगा। शिमला के संजौली में मस्जिद पर विवाद जारी है, जिसे लेकर भाजपा नेता अनुराग ठाकुर ने प्रतिक्रिया दी है और इस मामले की गहराई से जांच करने की भी मांग की है। शिमला के संजौली में मस्जिद पर विवाद जारी है। इस मस्जिद को अवैध बता रहे हिंदू संगठन फिर एक बार विरोध प्रदर्शन उन्होंने किया। प्रदर्शनकारियों ने अवैध मस्जिद को तुरंत हटाने की मांग की। शिमला प्रशासन ने संजौली में धारा 163 के तहत एक आदेश जारी किया है, जिसके मुताबिक संजौली में 5 या उससे अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर रोक है। इसके अलावा आग लगाने वाले पदार्थ और हथियार ले जाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। शिमला में अवैध मस्जिद को लेकर जिस तरह का बवाल हो रहा है उस पर बीजेपी की तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा है कि कांग्रेस के राज में हिमाचल जैसी शांत जगह में भी बवाल हो रहा है। हिमाचल प्रदेश की सरकार में लोक निर्माण और शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि संजौली मस्जिद का मसला अभी अदालत में है, इसलिए ज्यादा कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन अगर वो मस्जिद अवैध पाई जाती है तो कानूनी प्रक्रिया के हिसाब से उसे ध्वस्त किया जाएगा। संजौली मस्जिद विवाद मामले में विपक्षी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रतिक्रिया दी है। जयराम ठाकुर ने कहा कि वर्तमान सरकार की जिम्मेदारी है कि राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखे। ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन के 51वें नेशनल मैनेजमेंट कन्वेंशन में केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि आज का बदला हुआ भारत हर क्षेत्र में तेजी से प्रगति कर रहा है, वहीं तकनीक और आर्थिक क्षेत्र में भी भारत मजबूत हुआ है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि सरकार का फोकस शहर के साथ ग्रामीण विकास पर भी है। आज यूपीआई हमारे जीवन का हिस्सा बन चुका है। स्वास्थ्य क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेहतर उपयोग की दिशा में नेशनल हेल्थ अथॉरिटी और आईआईटी कानपुर ने मिलकर कदम बढ़ाया है। नई दिल्ली में नेशनल हेल्थ अथॉरिटी और आईआईटी कानपुर के बीच एक समझौता हुआ। हरियाणा चुनाव को लेकर सरगर्मी काफी तेज हो चुकी है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने गढ़ी सांपला किलोई सीट से अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया। नामांकन भरने से पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने समर्थकों और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ चुनावी रणनीतियों पर चर्चा की। हुड्डा ने कहा कि वो अब पूरे प्रदेश का दौरा करेंगे। हरियाणा में घरौंदा विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार हरविंदर कल्याण ने नामांकन दाखिल किया। यह नामांकन केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर की उपस्थिति में किया गया। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन का काम भी जारी है। जुलाना विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार विनेश फोगाट ने नामांकन किया और इस अवसर पर कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा भी मौजूद थे। जम्मू कश्मीर के उधमपुर के चेनानी में स्वीप कार्यक्रम के तहत मतदाता शिक्षा और चुनाव में भागीदारी के लिए जागरूकता रैली का आयोजन किया गया, जिसे नोडल अधिकारी कन्नू मंगोत्रा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर से छात्र संघ के चुनाव में 50% सीटें महिलाओं को आरक्षित करने की मांग पर 3 हफ्ते में फैसला लेने को कहा है। जम्मू कश्मीर में सीमा पर संघर्ष विराम समझौते का उल्लंघन करते हुए पाकिस्तानी सैनिकों ने भारतीय चौकियों पर
अकारण गोलीबारी की है और गोलीबारी में सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ का एक जवान घायल हो गया है। जम्मू कश्मीर के कठुआ में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। जवानों ने कठुआ के खंडारा में 2 आतंकियों को ढेर कर दिया। ऑपरेशन के दौरान भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद भी बरामद किए गए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 15 नर्सिंग प्रोफेशनलों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से सम्मानित किया है, जिन्होंने समाज के प्रति असाधारण सेवा और समर्पण का प्रदर्शन किया। पुरस्कार में एक प्रशस्ति पत्र और 1 लाख की पुरस्कार राशि दी जाती है। ये नर्स दुर्गम पहाड़ी, नदी, नाले, रेगिस्तान, जल, थल और वायु मार्ग दुर्गम गांवों में जाकर कोविड टीकाकरण से लेकर सार्वभौमिक टीकाकरण अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाई है। वर्ष 1973 से शुरू हुआ राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा नर्सों और नर्सिंग पेशेवरों को समाज के प्रति उनकी सराहनीय सेवाओं और उत्कृष्ट कार्यों के लिए दिया जाता है। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बुधवार को राजघाट स्थित गांधी दर्शन में महात्मा गांधी को समर्पित एक विशेष रेलवे कोच का उद्घाटन किया। ये रेलवे कोच महात्मा गांधी के युग का है, जिसे सावधानी पूर्वक बहाल किया गया। इस रेलवे कोच में दर्शाया गया है कि संपूर्ण भारत में महात्मा गांधी की तीसरी श्रेणी के रेलवे डिब्बों में की गई शुरुआती यात्राएं भारत के बारे में उनकी समझ और एकजुट राष्ट्र के उनके दृष्टिकोण को आकार देने में कितनी महत्वपूर्ण थी। इस बार 4था नवीकरणीय ऊर्जा इन्वेस्टमेंट समिट गुजरात के गांधीनगर में हो रहा है। इस सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि केंद्र सरकार ने 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा में 500 गीगावाट का लक्ष्य रखा है। शराब घोटाला मामले में सीबीआई की ओर से दर्ज केस में अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 25 सितंबर तक के लिए बढ़ा दी गई है। हालांकि अदालत ने इस मामले में आरोपी दुर्गेश पाठक को 1 लाख रुपए के बेल बॉन्ड पर जमानत दे दी है। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी द्वारा निलंबन के खिलाफ दायर रेसलर बजरंग पुनिया की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने नाडा को नोटिस जारी किया है। हालांकि कोर्ट ने नाडा के आदेश पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया। और वक्त यहां पर एक छोटी सी ब्रेक का है, जल्द हाजिर होता है। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। अरे ऋषि, आज स्कूल नहीं गए? 3 महीने से फीस नहीं भर पाई तो निकाल दिया स्कूल ने। कहीं आपके बाद आपके बच्चों के सपने न टूट जाएं। आज ही लीजिए पॉलिसी बाजार पे 2 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस, सिर्फ 690 रुपए महीने से शुरू। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। लखनऊ के NIA ATS स्पेशल कोर्ट ने धर्मांतरण के मुख्य सरगना मौलाना कलीम सिद्दीकी सहित सभी 16 आरोपियों को सजा सुनाई है। आरोपी नौकरी समेत कई तरह के प्रलोभन देकर लोगों को धर्मांतरण कराते थे। मिले जुले ग्लोबल संकेतों के बीच घरेलू शेयर बाजारों में आज बिकवाली देखने को मिली है। आज के कारोबार में सेंसेक्स और निफ्टी दोनों इंडेक्स में कमजोर आई है। बाजार के सभी सूचकांकों में गिरावट देखी गई। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 398 अंक की गिरावट के साथ 81,523 और निफ्टी 122 अंक की गिरावट के साथ 24,918 पर बंद हुआ। गिरावट का सबसे ज्यादा असर बैंकिंग शेयरों में भी देखा गया है। निफ्टी बैंक 262 अंक या 0.51% की मंदी के साथ 51,010 पर था। लार्ज कैप की अपेक्षा वहीं मिड कैप और स्मॉल कैप में कम बिकवाली हुई है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में ऑटो, IT, PSU, बैंक, फिन सर्विस, मेटल, रियलिटी और एनर्जी इंडेक्स दबाव के साथ बंद हुए। वहीं FMCG और कंजम्पशन इंडेक्स हरे निशान में थे। वहीं सेंसेक्स बैंक में टाटा मोटर्स, SBI, विप्रो, NTPC, टाटा स्टील और रिलायंस टॉप लूजर्स रहे हैं। वहीं एशियन पेंट्स, बजाज फाइनेंस, सन फार्मा और कोटक महिंद्रा टॉप गेनर्स रहे। बुधवार को कारोबार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 1 पैसे बढ़कर 83 रुपये 97 पैसे पर बंद हुआ। सोने के भाव में मामूली तेजी आई है। सोने की कीमत 151 रुपये बढ़कर 72,064 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई।
अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल का भाव लगातार गिर रहा है। हालांकि आज के कारोबार में ब्रेंट क्रूड ऑयल में भावों में तेजी आई है। ब्रेंट क्रूड ऑयल $70.21 प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा है। पीएलआई स्कीम की मदद के कारण दिग्गज टेक कंपनी एप्पल का भारत से आईफोन निर्यात चालू वित्त वर्ष की अप्रैल से अगस्त की अवधि में बढ़कर $5 अरब हो गया है। निर्यात में पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि के मुकाबले 50% की बढ़त देखने को मिली है। भारत में कुल कोयला उत्पादन चालू वित्त वर्ष में अप्रैल से अगस्त के बीच 6.36% बढ़कर 384.07 मिलियन टन हो गया। ये पिछले साल समान अवधि में यह आंकड़ा 361 मिलियन टन था। दुबई और उत्तरी अमीरात में वीजा की समय सीमा पार कर चुके नागरिकों के लिए यूएई सरकार ने 2 महीने का माफी कार्यक्रम शुरू किया है और यूएई सरकार की इस योजना का लाभ उठाने के लिए भारत के वाणिज्य दूतावास ने भी मदद की पहल की है। यह माफी योजना कई वीजा श्रेणियों पर लागू होती है, जिसमें समाप्त हो चुके वीजा निवासी और पर्यटक वीजा वाले लोगों के साथ साथ बिना दस्तावेज वाले लोग भी शामिल हैं। भारत लौटने वाले लोगों के लिए दुबई के भारतीय वाणिज्य दूतावास और दुबई के अवीर इमिग्रेशन सेंटर में सुविधा काउंटर स्थापित किए गए हैं। ये सुविधा काउंटर 2 सितंबर से काम कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस के बीच पेंसिल्वेनिया में हुए प्रेसिडेंशियल डिबेट ने दोनों नेताओं ने जमकर एक दूसरे पर भड़ास निकाली। 90 मिनट की बहस में दोनों ने एक दूसरे पर जमकर हमला बोला। डिबेट के दौरान रूस यूक्रेन युद्ध का मुद्दा भी उठा। डोनाल्ड ट्रंप ने जब राष्ट्रपति के रूप में जो बाइडेन को निशाने पर लिया तो कमला हैरिस की तरफ से तगड़ा पलटवार आया। कमला हैरिस ने कहा कि आपका मुकाबला बाइडेन नहीं, मुझसे है। कमला हैरिस ने ट्रंप पर हमला बोलते हुए कहा कि महामंदी के बाद बेरोजगारी के सबसे बुरे दौर में छोड़कर गए थे। कमला हैरिस ने कहा कि उन्होंने हमेशा मध्यम वर्ग की भलाई के लिए बात की है। इसके जवाब में ट्रंप ने कहा कि कुछ ही सालों में महंगाई काफी बढ़ गई है। मेरे दौर में मध्यम वर्ग समृद्ध था। इनके पास अर्थव्यवस्था में सुधार की कोई योजना नहीं है। कमला हैरिस ने इमिग्रेशन की समस्या के लिए ट्रंप को जिम्मेदार बताया। उन्होंने कहा कि रिपब्लिकन ने इससे जुड़े विधेयक को रोकने की कोशिश की। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका में रोज हजारों अपराधी आ रहे हैं। गर्भपात के मुद्दे पर ट्रंप ने कहा कि डेमोक्रेटिक पार्टी प्रेगनेंसी के 9वें महीने में अबॉर्शन का हक देना चाहती है, इसलिए मैंने अबॉर्शन पर पक्ष बदला। ट्रंप ने कहा कि गर्भपात पर इन्होंने देश को 52 सालों से बांट रखा है। कमला हैरिस ने पलटवार करते हुए ट्रंप के बयान को झूठा करार दिया। उन्होंने कहा कि अमेरिका के 20 राज्यों में गर्भपात पर प्रतिबंध है। रेप पीड़िता परेशान है। कमला हैरिस ने कहा कि इजराइल को अपनी रक्षा का पूरा हक है, लेकिन यह भी सच्चाई है कि यह जंग बहुत लंबी खिंच गई है। इसे खत्म होना चाहिए। ट्रंप ने कहा कि अगर वो अमेरिका के राष्ट्रपति होते तो ये जंग कभी नहीं होती। रूस यूक्रेन युद्ध पर ट्रंप ने कहा कि वो चाहते हैं कि ये युद्ध खत्म हो। बाइडेन कमला यूक्रेन को करोड़ों डॉलर दे चुके हैं। वहीं ट्रंप ने कहा कि उनके दोनों नेताओं से अच्छे रिश्ते हैं। 9/11 आतंकी हमले के 23 साल पूरे होने के मौके पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और पूर्व राष्ट्रपति सहित तमाम हस्तियों ने मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी है। 2001 में आतंकी हमले से दहल उठा था अमेरिका। ईरान द्वारा यूक्रेन युद्ध में इस्तेमाल किए गए कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें मुहैया कराने की खबरों पर तेहरान ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। ईरान ने इन आरोपों की कड़ी निंदा करते हुए फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन द्वारा लगाए गए नए प्रतिबंधों का जवाब देने का संकल्प जताया। ईरान के विदेश मंत्री ने रूस को किसी भी तरह की बैलिस्टिक मिसाइल की आपूर्ति से इनकार करते हुए कहा कि अमेरिका और उसके सहयोगी गलत खुफिया जानकारी पर काम कर रहे हैं। मैक्सिको की सीनेट ने बुधवार को एक विवादास्पद न्यायिक सुधार को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत अब मजिस्ट्रेट को लेकर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को लोकप्रिय वोट के जरिए चुना जाएगा। संसद के उच्च सदन सीनेट में न्यायिक सुधार के प्रस्ताव के पक्ष में 86 और विरोध में 41 वोट पड़े। 2/3 बहुमत के साथ संविधान में संशोधन पर मुहर लग गई है। ये बिल पहले ही निचले सदन से पारित हो चुका है। विधेयक के कारण बड़े पैमाने पर संसद से लेकर सड़क तक हड़ताल और विरोध प्रदर्शन का दौर शुरू हो गया। यहां तक कि प्रदर्शनकारी नारे लगाते हुए सीनेट परिसर में घुस गए। मेलबर्न में एक रक्षा प्रदर्शनी के बाहर विरोधी प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प हो गई, जिसके बाद पुलिस को सड़कें बंद करनी पड़ी और कार चालकों से ऑस्ट्रेलियाई शहर के कुछ हिस्सों में जाने से परहेज करने का आग्रह किया गया। दरअसल द्विमासिक भूमि बल अंतर्राष्ट्रीय भूमि रक्षा प्रदर्शनी की मेजबानी के आयोजन स्थल के बाहर सैकड़ों लोगों को इकट्ठा होते देखा गया, जिनमें से कई लोग लाउडस्पीकर के माध्यम से फिलिस्तीन समर्थन के नारे लगा रहे थे।
एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी प्रतियोगिता में भारत ने अपनी जीत के सिलसिले को बरकरार रखते हुए लगातार तीसरी जीत हासिल की है। भारत ने मलेशिया को 8-1 के बड़े अंतर से हराने में सफलता पाई। भारत की ओर से राजकुमार पाल ने गोल की हैट्रिक भी लगाई और इससे पहले भारतीय टीम ने चीन और जापान को हराने में सफलता पाई थी। अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच एकमात्र क्रिकेट टेस्ट के तीसरे दिन का खेल भी बारिश के कारण रद्द हो गया। पहले 2 दिन भी गीली आउटफील्ड के कारण एक भी गेंद नहीं फेंकी जा सकी थी। शतरंज ओलंपियाड 45वां फिडे शतरंज ओलंपियाड आज से हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में उसकी शुरुआत हुई। इसमें 1800 से अधिक खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। भारत को अमेरिका के बाद दूसरी वरीयता दी गई है। चैंपियनशिप में डी गुकेश, अर्जुन एरिगेसी और आर प्रज्ञानंदा भारत का नेतृत्व कर रहे हैं। दक्षिण अमेरिकी विश्व कप क्वालिफायर में एक उलटफेर देखने को मिला है जब कोलंबिया ने अर्जेंटीना के खिलाफ 1-2 से जीत दर्ज की। जेम्स रोड्रिगेज ने पेनल्टी पर गोल दागकर कोलंबिया को ये अहम जीत दिलाई। 2026 फीफा विश्व कप क्वालिफायर के मुकाबले में ब्राजील की टीम को हार का सामना करना पड़ा। ब्राजील को ये हार पैराग्वे के हाथों मिली। पैराग्वे ने ब्राजील को 1-0 से हरा दिया। पिछले 5 क्वालिफायर मुकाबलों में ब्राजील की ये चौथी हार है। नेशंस लीग फुटबॉल प्रतियोगिता में इंग्लैंड ने फिनलैंड को 2-0 से हराने में सफलता पाई। इंग्लैंड के लिए इस मुकाबले में दोनों गोल कप्तान हैरी केन ने किए। हैरी केन का ये इंग्लैंड के लिए 100वां अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला था। केन को अपने 100 मैच पूरे करने पर एक विशेष गोल्डन कैप से सम्मानित किया गया। नेशंस लीग के एक अन्य मुकाबले में जर्मनी और नीदरलैंड के बीच मुकाबला 2-2 की बराबरी में समाप्त हुआ। नीदरलैंड्स की तरफ से दूसरे और 50वें मिनट में गोल हुए। सुब्रतो कप का 63वां संस्करण बुधवार को समाप्त हो गया। बुधवार को लड़कों की अंडर 17 का फाइनल मुकाबला आयोजित हुआ जिसमें मणिपुर चैंपियन बनकर सामने आई। एक्ट्रेस आलिया भट्ट और शर्वरी वाघ अपनी आने वाली फिल्म अल्फा की शूटिंग में व्यस्त हैं। बताया जा रहा है कि आलिया और शर्वरी के लिए 15 दिन एक्शन से भरपूर होने वाले हैं। फिल्म के लिए मुंबई में एक बेहद सुरक्षित सेट तैयार किया गया है। अजय देवगन, रितेश देशमुख अभिनीत फिल्म रेड 2 के निर्माताओं ने एक नया पोस्टर जारी कर फिल्म की रिलीज की तारीख की घोषणा की है। यह फिल्म अगले साल 21 फरवरी को रिलीज होगी। एक्सेल एंटरटेनमेंट, चॉक बोर्ड एंटरटेनमेंट और सूटेबल पिक्चर्स की फिल्म बोंग का 49वें टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में प्रीमियर हुआ। फिल्म फेस्टिवल में बोंग डिस्कवरी सेक्शन में दिखाई गई। बॉलीवुड एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा के पिता ने घर की छत से कूदकर आत्महत्या कर ली है। उनके सुसाइड करने की वजहों का पता नहीं चल पाया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। अपनी आने वाली फिल्म धवक की शूटिंग कर रहे अभिनेता यशपाल शर्मा ने अपने किरदार के बारे में बात करते हुए कहा कि इसमें मेरी भूमिका काफी मजबूत और गहरी है। साथ ही अभिनेता ने बताया कि उनका ये किरदार उन्हें उनके पिता की याद दिलाता है। बॉलीवुड फिल्मकार करण जौहर का कहना है कि फिल्म देवरा में जानवी कपूर ने अपना सर्वश्रेष्ठ काम किया है। करण जौहर ने हाल ही में देवरा ट्रेलर लॉन्च में जूनियर एनटीआर, जानवी कपूर और सैफ अली खान को उनके अभिनय की प्रशंसा की। बॉलीवुड के छोटे नवाब सैफ अली खान फिल्म देवरा पार्ट 1 से तेलुगु सिनेमा में डेब्यू कर रहे हैं। देवरा पार्ट 1 में सैफ अली खान एक खूंखार विलन की भूमिका में दिखाई देने वाले हैं। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।